हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको नॉर्मेलिटी इक्वेशन और मोलैरिटी इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करवाया था। आज के लेक्चर में मैं आपको दो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। पहला है आपका कि किसी सॉल्यूशन के मोलैरिटी, मोलैलिटी और डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, और दूसरा होता है कि किसी सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप के कंसंट्रेशन टर्म पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो आइए हम लोग पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी and density of any solution। चलिए अब एज्यूम करते हैं इसके लिए कि कोई हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका है VmL। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपका है D ग्राम पर ml। मास ऑफ सॉल्यूट ये है W ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू m0। तो देखिए, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको पता है तो क्या आप सॉल्यूशन का मास फाइंड आउट कर सकते हो? ऑब्वियसली आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसकी वैल्यू हो जाएगी VmL इंटू D ग्राम पर ml, यानी कि V इंटू D, ये ग्राम में आएगा। V इंटू D ग्राम। ठीक ऐसे ही हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन V इंटू D है, मास ऑफ सॉल्यूट W है, तो हो जाएगा आपका V इंटू D माइनस W ग्राम। अब देखिए, सॉल्यूशन का मास मिल गया, सॉल्वेंट का आपको मास मिल गया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी हो जाएगा M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W बाई m0 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VmL है, लीटर में कन्वर्ट कर दो, ये आ जाएगा। यहां से मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू आप मोलैरिटी के टर्म में फाइंड आउट करो, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा m0 V
अपॉन 1000 इंटू कैपिटल M। इक्वेशन 1 आ गया। ठीक ऐसे ही आप सॉल्यूशन की मोलैलिटी का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इसकी जगह लिख दोगे W बाई एम नॉट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, V इंटू डी माइनस डब्ल्यू ग्राम है, यहां किलोग्राम में चाहिए, इसको 1000 से डिवाइड कर दो। ये हो गया। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि 1000 अपॉन 1000 अपॉन एम नॉट इंटू डब्ल्यू अपॉन V इंटू डी माइनस डब्ल्यू। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब देखिए इक्वेशन 1 से W की वैल्यू उठा के यहां पे आप पुट कर दो। इक्वेशन 1 से W की वैल्यू यहां पे आप पुट कीजिए। आइए पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख सकते हो मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000 बाई एम नॉट इंटू डब्ल्यू, यानी कि एम नॉट V अपॉन 1000 इंटू कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन V इंटू D माइनस एम नॉट V अपॉन 1000 इंटू कैपिटल M। इसको आपको सॉल्व करना है। आप देखो सॉल्व कर सकते हो आप। 1000 कैंसिल आउट होगा, एम नॉट कैंसिल आउट होगा, V और V कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 1000 कैंसिल आउट, एम नॉट कैंसिल आउट, यानी कि V इंटू M अपॉन VD माइनस एम नॉट V अपॉन 1000 इंटू M। ये आ गया। अब ये और ये वाला जो रिलेशन आया है ना, इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपके पास एक और रिलेशन आएगा। क्या आएगा, स्पेस नहीं है इसलिए मैं पूरा सॉल्व नहीं कर सकता, मैं अब डायरेक्ट रिलेशन लिख दे रहा हूं। रिलेशन आ जाएगा D इक्वल्स टू कैपिटल M 1 अपॉन स्मॉल m प्लस एम नॉट बाई 1000। तो यही है किसी सॉल्यूशन के मोलैरिटी और डेंसिटी के बीच का रिलेशन। ठीक है, जहां ये ध्यान रखना मोलैरिटी किस में होगा, मोल पर लीटर में, मोलैरिटी किस में होगा, मोल पर केजी में, और डेंसिटी किस में होगा, ग्राम पर ml में। where डेंसिटी है ग्राम पर ml में। ये आप ध्यान देना। मोलैरिटी वही सेम है, मोल पर लीटर में, मोलैलिटी मोल पर केजी में। ठीक है, अब देखिए हमने तो इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन आपको करवा दिया। देखिए ये जो आपका डेरिवेशन है, हो सकता है कि आपके स्कूल लेवल के एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए, अदरवाइज
अगर कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बस केवल आपको यही रिलेशन याद करने की नीड है। अगर आपको ये वाला रिलेशन याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन इस रिलेशन पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। आपको पूरा डेरिवेशन जानने की नीड नहीं है। हमने इसलिए डेरिवेशन करवा दिया ताकि अगर स्कूल लेवल एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए तो आप लोग कर ले जाओ। या कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पूरा डेरिवेशन चाहिए होता है, वो जानने के इच्छुक होते हैं कि ये चीज़ आया कहाँ से, तो उनके लिए हमने बता दिया। फिलहाल इम्पॉर्टेंट आपका बस केवल ये रिलेशन है। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आप बस ये रिलेशन याद रखना, रिलेशन इंपॉर्टेंट है, रिलेशन को आप इग्नोर मत करना। डेरिवेशन आप छोड़ सकते हो, खैर डेरिवेशन में भी कुछ है नहीं, देखने में लंबा लग रहा है लेकिन बस 2 ही स्टेप तो है। 4 पॉइंट आपको एज्यूम करना है। सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन की डेंसिटी, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मोलर मास। इसके बाद आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, वहां से W की वैल्यू पता करनी है मोलैरिटी के टर्म में। फिर आपको मोलैरिटी के एक्सप्रेशन में W की वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन of a solution of and liquid in its aqueous solution is 9 and 10 of and liquid in its liquid का मोलर मास है 950 in its aqueous solution is 9 and 10 respectively. Find density of solution. देखो आप खुद से सॉल्व कीजिए, इसको वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी और मोलैरिटी आपको गिवन है जो कि 9 और 10 है, ठीक है। उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोलर मास 50 है, तो आपसे सॉल्यूशन की डेंसिटी पूछी गई है। फार्मूला डायरेक्ट क्या है आपका, डेंसिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी 1 अपॉन मोलैरिटी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000, ये होता है। वैल्यू पुट कर दो आप, क्या है मोलैरिटी आपकी वैल्यू कितनी है, 9 है, 9 एंड 10 ही है, हाँ ठीक है, 9 है इंटू 1/10 हो जाएगा, मोलैरिटी 10 है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 50 है, अपॉन 1000 है। आपको जस्ट इसको सॉल्व कर लेना है, तो डेंसिटी क्या आ जाएगी, आप सॉल्व करके देखना। 9 0.1 प्लस 0.50 है, 0.5 0.15
यानी कि 1.35 ग्राम पर ml, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल has density 1.025 gram per ml and it is 2m. Find its मोलैलिटी। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये कहा गया है कि आपके पास इथेनॉल का एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी 1.025 ग्राम पर ml है, वो सॉल्यूशन 2 मोलर है, तो आपको उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। यानी कि सॉल्यूशन का मोलैरिटी आपको गिवन है, डेंसिटी गिवन है, सॉल्यूट इथेनॉल है यानी कि मोलर मास गिवन है, तो मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। जस्ट फार्मूला अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, डेंसिटी वैल्यू पुट कीजिए आप, डेंसिटी है 1.025, कैपिटल M की वैल्यू 2, 1 अपॉन स्मॉल m। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH होता है, इथेनॉल ये होता है फार्मूला। इसका मोलर मास 46 अपॉन 1000। आप इसको सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी मोलैलिटी की 2.08। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा चुका है, आईआईटी एडवांस में आया है। डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया मोलर मास 60 है, in 1000 ग्राम ऑफ वाटर gave a solution of density 1.15 ग्राम पर ml find its molarity। ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में आया था एडवांस में। ईयर तो याद नहीं आ रहा है, काफी पहले आया था, ये आया था मेरे ख्याल से 2000 में आया था। में आया था क्वेश्चन आईआईटी। ठीक है, फिर से देखिए फार्मूला अप्लाई कीजिए, डेंसिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी 1 अपॉन मोलैरिटी इंटू m0 बाय 1000। अब देखिए मोलैरिटी आपको चाहिए, डेंसिटी गिवन है, मोलर मास गिवन है, लेकिन मोलैरिटी नहीं गिवन है। यानी कि गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके आप मोलैरिटी फाइंड आउट कर लीजिए। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट यानी कि यूरिया अपॉन
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वैल्यू को पुट कीजिए आप। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट तो गिवन नहीं है, लेकिन यूरिया का मास और मोलर मास गिवन है, तो आप नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लोगे। 120/60 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। मास है 1000 ग्राम। किलोग्राम में क्या हो जाएगा? 1। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लोगे तो 1 आएगा। तो मोलैलिटी आपकी आ गई 2। अब देखो, आपको इस फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, आंसर निकाल लेना है। पुट कीजिए। डेंसिटी है 1.15 ग्राम पर ml। मोलैरिटी आपको पता करना है। मोलैलिटी 2 है। मोलर मास 60 है अपॉन 1000। इसी को आपको सॉल्व करोगे तो आपकी मोलैरिटी आ जाएगी 2.05। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपके इस रिलेशन पर बेस्ड इसी टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, आपको पैनिक होने की नीड नहीं है, बस केवल आप ये फार्मूला याद रखना, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं लास्ट टॉपिक पे आता हूं। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। मतलब कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है और आप उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज करो, वेरी करो, तो बात यह आती है कि टेम्परेचर को वेरी करने पर सॉल्यूशन के कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म चेंज करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आपको पता है अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज करोगे तो उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो चेंज करेगा, लेकिन उस सॉल्यूशन का मास कांस्टेंट ही रहेगा, उस सॉल्यूशन का मास चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे समझने के लिए आप जैसे 1 लीटर का मिल्क किसी पतीली में रख दो गर्म करने के लिए, जैसे जैसे उस दूध का टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे उस पतीली में दूध का जो एरिया होगा, मिल्क का जो एरिया, मिल्क का जो वॉल्यूम होगा, मिल्क का वॉल्यूम लगातार इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन उसका मास वही रहेगा। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसका वॉल्यूम चेंज करेगा, लेकिन तो उसका मास चेंज नहीं करेगा। तो देखिए, इफ टेम्परेचर ऑफ एनी सॉल्यूशन changes, तो क्या क्या होगा? नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल चेंज। और कैसे चेंज करेगा? टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम विल इंक्रीज if temperature increases and volume will decrease if temperature decreases।
सेकंड पॉइंट, मास will not change. थर्ड पॉइंट, आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास होता है। ठीक है, अब किसी भी चीज का मोलर मास हमेशा फिक्स होता है, मास टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ मोल भी चेंज नहीं होगा। तो नंबर ऑफ मोल विल नॉट चेंज। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वो कंसंट्रेशन टर्म जो केवल वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं, या वो कंसंट्रेशन टर्म जो कि वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं, वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर को चेंज करने पे चेंज होंगे। लेकिन वो कंसंट्रेशन टर्म जो कि मास पे या फिर नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करते हैं, वो टेम्परेचर को चेंज करने पे चेंज नहीं होंगे। तो आप लिख लो, हेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सा हुआ? आपका पहला हो गया वॉल्यूम परसेंट। आपको पता है कि जो आपका वॉल्यूम परसेंट है ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर को चेंज करने पे चेंज होगा, यानी कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरा, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट। तीसरा आपका हो जाएगा मोलैरिटी। अगला नॉर्मैलिटी। ठीक है, ये होगा। आपको इसके बारे में पता है, जैसे मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी के बारे में अगर बात करें तो आपको पता है कि मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि आपका मोलैरिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यही होता है मोलैरिटी। बॉक्स में लिख दे रहा हूं, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही तो होता है, यानी कि टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ये पूरा डिक्रीज करेगा, यानी कि मोलैरिटी डिक्रीज करेगी, और वाइस वर्सा। इफ टेम्परेचर increases then volume increases and hence molarity decreases and vice versa। मतलब अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ये पूरा इंक्रीज करेगा, और उसकी वजह से मोलैरिटी आपकी इंक्रीज करेगी। तो ये आप ध्यान देना। ठीक ऐसे आप नॉर्मैलिटी के लिए लिख सकते हो, नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसके लिए भी ठीक ऐसे लिख सकते हो, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस हेंस नॉर्मेलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस नॉर्मेलिटी इंक्रीजेस। इसको आप ध्यान में देना। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म की बात करता हूं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। तो देखो वो कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म है जो कि टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो कंसंट्रेशन टर्म जो कि वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, वो कंसंट्रेशन टर्म जो कि मास पे या फिर नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेगा, वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर को चेंज करने पर भी चेंज नहीं होगा। तो यानी कि आपका हो गया मास परसेंट, आपका मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, आपका हो गया मोलैलिटी। ठीक है, ये जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हैं ये सभी के सभी वॉल्यूम पे इंडिपेंडेंट होते हैं। ये सभी या तो मास पे या तो नंबर ऑफ मोल पे या फिर मास और नंबर ऑफ मोल दोनों पे डिपेंड करते हैं। और इसीलिए ये सारे कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर को चेंज करने पे चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये दो टाइप के कंसंट्रेशन टर्म आपके पास आए हैं। तो बात ये आती है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म और टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म में ज्यादा एडवांटेजियस कौन सा है। तो ऑब्वियसली कि जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है ये ज्यादा एडवांटेजियस होगा। क्यों? देखिए, अगर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी 2 मोलर है, उसकी मोलैलिटी 1 मोलर है। ठीक है, मोलैरिटी 2 मोलर, मोलैलिटी 1 मोलर। अब अगर आप उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज कर दो तो क्या होगा? आपकी मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए मोलैरिटी उस सॉल्यूशन का चेंज हो जाएगा, जबकि मोलैलिटी वही की वही बनी रह जाएगी। अब आप सपोज करो कि मान लीजिए आपको यूएसए में, आपको अमेरिका में कोई एक एक्सपेरिमेंट करना है, वहां पर आपको एक ऐसे सॉल्यूशन की नीड है जिसकी मोलैरिटी 2 मोलर हो। तो आप क्या करोगे? आप इंडिया में आए, इंडिया में आपने एक सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलैरिटी 2 मोलर है, उसको लेके आप यूएसए में गए। तो यूएसए में क्या पाओगे कि उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि इंडिया का टेम्परेचर कुछ और है और यूएसए की टेम्परेचर कुछ और है, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन आप इंडिया से अमेरिका लेके गए उसकी मोलैरिटी चेंज हो चुकी होगी। तो अब जिस तरह से आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना चाहते थे उस तरह से आप
एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड नहीं कर पाओगे, आपको गलत रिजल्ट मिलेगा उसमें। जबकि मोलैलिटी की बात करते हैं, आपको अमेरिका में कोई एक्सपेरिमेंट करना है जिसकी मोलैलिटी आपका 1 मोलल होना चाहिए, तो आप इंडिया में आए, कोई एक सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलैलिटी 1 मोलल है, उसको लेके अमेरिका में गए, वहाँ पे आपने चेक किया तो पाए कि उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी अभी भी 1 मोलल है, यानी कि सॉल्यूशन की मोलैलिटी जो इंडिया में थी वही अमेरिका में है, इसकी मोलैलिटी चेंज नहीं हुई है, यानी कि उस सॉल्यूशन को आप आगे प्रोसीड करोगे, एक्सपेरिमेंट में यूज करोगे, तो जैसा रिजल्ट आप चाहते हो वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो भी आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, जो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, ये कम एडवांटेजियस होते हैं एज कंपेयर टू टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। तो एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है जो कि पूछा जाता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में ज़्यादा एडवांटेजियस कौन है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में ज़्यादा एडवांटेजियस आपका मोलैलिटी है, क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जिसकी वजह से ये कभी चेंज नहीं करता है। तो लिख लो नोट में, टेम्परेचर डिपेंडेंट concentration term are advantageous than टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, यहाँ पे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट then temperature dependent concentration term, hence molality is more preferred than molarity। ठीक है, तो यही है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, और इसके साथ में ही आपका ये मूल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें अभी कुछ चीज़ें बची हैं जो मैं आपको करवाऊंगा। कौन कौन सी चीज़? अभी मैं आपको NCERT के क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा इस चैप्टर में। IIT प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा जो आपके स्टैंडर्ड बुक हैं, जो कि आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। अब देखिए, जैसे कि आप 11th वाला टॉपिक लीजिए, जो कि आपका दिया गया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 है। NCERT का 11th का NCERT में चैप्टर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आप उसमें चेक करोगे तो पाओगे कि ये जो चीज़ें हमने पढ़ाई ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में तो है ही, साथ में कुछ चीज़ें और भी वहाँ पे दी हुई हैं जिसको हमने नहीं पढ़ाई। जैसे हमने आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में नहीं बताया, हमने आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में नहीं बताया, हमने आपको डिफरेंट टाइप के लॉ के बारे में नहीं बताया, डाल्टन लॉ नहीं बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं बताया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं बताया, लॉ ऑफ
मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं बताया, एवोगैड्रोज लॉ, गेल-यूजेक लॉ, ये सारे लॉज को हमने नहीं बताया। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, आप मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हो, ठीक ना, ये सारी चीज़ें हमने नहीं बताई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मिलेगा, ठीक है ना। हमारे YouTube चैनल में एक दूसरा टॉपिक आपको मिलेगा जिसमें होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसके अंदर ये सारे कंटेंट हैं, उसको आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम लोग बाद में। थैंक यू।